वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक लेक्चरिंग इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं का जो 2017 में एग्जाम आया था उसके एमसीक्यू क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। 2017 में जो सेट ए आया था उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता घट जाए तो उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उसकी स्थिति क्या होगी। उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपरोक्त सभी ठीक है। तो जब साधनों की कार्यकुशलता घट जाती है तो जो उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है पीपी, वो बाईं तरफ खिसक जाता है। बाईं तरफ खिसकने का मतलब है कि जो अब उत्पादन करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, क्योंकि साधनों की जो कार्यकुशलता है वो कम हो गई है। जब साधनों की कार्यकुशलता कम होगी तो जो उत्पादन की संभावना होगी वो भी कम होगी, इसलिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बाईं तरफ खिसक जाता है। तो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, उपभोक्ता संतुलन। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो उपभोक्ता संतुलन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रिफिन वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, प्रतिशत सूचक वस्तुएं। तो जो मांग का नियम लागू होता है वो सामान्य वस्तुओं पर होता है। ग्रिफिन वस्तुएं हैं वो मांग के नियम का अपवाद होते हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर होता है। तो जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की तरफ कैसा होता है। ऑप्शन है उन्नतोदर, सीधी रेखा, उन्नतोदर, इनमें से कोई नहीं। तो तटस्थ वक्र यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होता है, यू आकार का होता है, जिसको इंग्लिश में हम कन्वेक्स बोलते हैं। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, व्यापारिक बैंक, हरियाणा सरकार। तो भारत में जो 1 रुपये का नोट है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि अन्य जो करेंसी है वो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो जो आंसर होगा वो ख होगा, भारत सरकार। आगे ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, सही और गलत। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रिफिन वस्तु में मांग के नियम का अपवाद है, बिल्कुल सही है। अभी हमने करा था ग्रिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता। औसत लागत वक्र यानी कि एसी वक्र है वो यू आकार का होता है, ये भी सही है। एसी वक्र है वो यू आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, ये रोंग है। पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 9, पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है। पूंजी पर जो ब्याज मिलता है वो एक प्रवाह चर है, क्योंकि जो ब्याज मिलता है वो एक टाइम पर नहीं मिलता, कुछ टाइम पीरियड बाद होता है। तो जो हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। तो जो सेवानिवृत्त पेंशन होती है उसको तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, लेकिन जो बुढ़ापा पेंशन है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो इन्होंने कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि वृद्धा अवस्था पेंशन है या सेवानिवृत्त पेंशन है। अगर सेवानिवृत्त पेंशन है तो कर्मचारियों का भाग होता है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर सिंपल पेंशन है तो हस्तांतरण भुगतान है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11, कर एक अनिवार्य भुगतान है, ट्रू है। कर एक कानूनी देयता है, कर देना अनिवार्य भुगतान है, क्योंकि जिस पर भी कर लगाया जाता है उसको वो भुगतान करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे डैश कहते हैं। कीमत के बढ़ने से जब पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं, जबकि जब पूर्ति में वृद्धि होती है वो अन्य तत्वों की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व महामंदी का वर्ष कौन सा था। तो 1929 है, वो विश्व महामंदी के नाम से जाना जाता है। छात्रवृत्ति आय है वो एक हस्तांतरण भुगतान है। मुद्रा में शामिल होते हैं करेंसी, नोट, मांग जमाएं। गुणक का जो मूल्य होता है वो 1/1 माइनस MPC होता है। अब हम सेट बी को करेंगे।
सेट बी फर्स्ट क्वेश्चन आवश्यकताएं होती है असीमित, सीमित, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो वांट्स होती हैं यानी कि आवश्यकताएं होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, असीमित। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीमांत उपयोगिता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। तो जो मार्जिनल उपयोगिता होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य तीनों हो सकती है, तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मांग की कीमत लॉस की श्रेणियां कितनी है, 7, 5, 12, 2। तो मांग की कीमत लॉस की 5 श्रेणियां होती हैं, इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। तो इस तरह जो इलास्टिसिटी है वो 5 तरह की होती है। इलास्टिसिटी 0 के भी इक्वल होती है, इलास्टिसिटी 1 के भी है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, और इलास्टिसिटी इक्वल इन्फिनिटिव, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम। इस तरह जो मांग की कीमत लॉस की 5 श्रेणियां होती है, जो जो आंसर होगा वो ख होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बस्ते हैं, तकनीकी बस्ते, प्रबंधकीय बस्ते, जोखिम संबंधी बस्ते, सूचना संबंधी बस्ते। तो जो बाहरी बस्ते हैं उनमें शामिल होती है सूचना संबंधी बस्ते, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य लाभ उत्पन्न होता है जब जब AC ग्रेटर देन हो, AR ग्रेटर है AC के, AR इक्वल है AC के, AR लेस देन AC, या TR ग्रेटर देन TC। तो जो सामान्य लाभ की सिचुएशन होती है वो तब होती है जब AR बराबर होता है AC के, तो जो आंसर होगा वो ख होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व अधिक है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं। तो जो सेलिंग कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा बियर करनी पड़ती है या होती है अपूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप होती हैं, इसमें कोई विक्रय लागत नहीं होती। एक अधिकार में एक ही विक्रेता होता है तो उसको कोई विक्रय लागत सहन नहीं करनी पड़ती, तो जो आंसर होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हरियाणा सरकार, राष्ट्रपति, भारत सरकार। अभी किया था हमने, जो 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भुगतान से इसमें शामिल होती हैं दृश्य मदे, अदृश्य मदे, पूंजी यंत्रण, उपरोक्त सभी। तो भुगतान से इसमें तीनों मदे शामिल होती हैं, वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है जिनको हम दृश्य मदे कहते हैं, अदृश्य सेवाओं को शामिल किया जाता है, साथ में पूंजी के लेन देन को भी शामिल किया जाता है, तो जो आंसर होगा वो घ होगा। सही और गलत बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर नहीं होता, ये फॉल्स है। पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, पूर्ति स्टॉक का ही एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अल्पकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ये भी फॉल्स है। अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं जबकि अन्य साधन स्थिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, बिल्कुल ट्रू है, सही है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं हैं समरूप होती हैं। अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं, अल्पाधिकार में जो विक्रेता हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं, जब केवल 2 विक्रेता होते हैं तो उसे हम द्वैताधिकार कहते हैं, ना कि अल्पाधिकार, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, ये बिल्कुल सही है। मुद्रा का जो जन्म हुआ है वो विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, JBC के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, ये भी सही है। लास्ट क्वेश्चन, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विनिमय की जो दर है वो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। अब हम सेट सी को कर लेते हैं। सेट सी, पहला क्वेश्चन, यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या स्थिति होगी। जो सेट ए में क्वेश्चन पूछा गया था उसका अपोजिट है, उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपरोक्त सभी। तो जब कार्यकुशलता बढ़ेगी साधनों की, जो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है यानी उत्पादन संभावना वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कार तथा पेट्रोल की मांग कहलाती है,
कार और पेट्रोल की मांग एक साथ की जाती है, इसलिए इसे हम पूरक मांग कहते हैं। जबकि जो स्थानापन्न मांग होती है वो एक जगह प्रयोग की जाती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। इकाई का मतलब ये होता है कि हम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, एक में चेंज होने से दूसरे में चेंज हो रहा है। और शून्य का मतलब ये होता है कि किसी एक वस्तु की कीमत के कम या ज़्यादा होने पर किसी दूसरी वस्तु पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, तो उसे हम शून्य बोलते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो कै होगा, पूरक। कार और पेट्रोल की जो मांग है वो पूरक है। क्वेश्चन नंबर 3, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होगा? जब मार्जिनल प्रोडक्शन है यानी कि एमपी है वो शून्य होगा, उस टाइम पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं शून्य, ऋणात्मक, अधिकतम, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो गै होगा, अधिकतम। तो जो टोटल प्रोडक्शन है, जो टीपी है वो मैक्सिमम होगा जब हमारा जो टोटल मार्जिन प्रोडक्शन है वो जीरो होगा। तो जो आंसर है वो गै होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सही समीकरण चुनिए। टी आर इक्वल है ए आर डिवाइड क्यू, जो कि रोंग है। ए आर इक्वल है एम आर डिवाइड क्यू, ये भी रोंग है। एम आर इक्वल है डेल्टा टी आर डिवाइड डेल्टा क्यू, ये बिल्कुल सही है। और ए आर इक्वल है टी आर मल्टीप्लाई क्यू, ये भी रोंग है। तो जो सही आंसर होगा वो गै होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है अल्पकाल में, अति अल्पकाल में, दीर्घकाल में या अति दीर्घकाल में? तो जो बाजार कीमत है का निर्धारण होता है वो अल्पकाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। तो जो आंसर होगा वो गै होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एमपीसी है वो 0.8 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? गुणक का मूल्य होता है 1/1 माइनस एमपीसी। जब हम एमपीसी की वैल्यू रखेंगे तो 1/1 माइनस 0.8, और जब 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2 होगा। पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो क्रॉस करने के बाद 5 होगा। यानी कि जब गुणक की वैल्यू 0.8 होगी, जब एमपीसी की वैल्यू 0.8 होगी तो जो गुणक की वैल्यू होगी वो 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटेन वुड व्यवस्था किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ब्रिटेन वुड्स की जो स्थापना हुई थी, ब्रिटेन वुड व्यवस्था आरंभ हुई थी वो 1944 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। बजट रेखा को समुत्पाद रेखा कहा जाता है, ये रोंग है। बजट रेखा कंज्यूमर के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि जो समुत्पाद रेखा है वो उत्पादक के लिए यूज होती है। ग्रिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, ये भी फॉल्स है। ग्रिफिन वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद होती हैं, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू नहीं होता है, ये भी फॉल्स है। घटते प्रतिफल का नियम है वो कृषि पर लागू होता है अल्पकाल में। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, यानी कि प्राइस, जिसको हम AR भी बोलते हैं, वो MR के इक्वल होता है, बिल्कुल सही है। परफेक्ट कंपटीशन में है जो AR है वो MR के बराबर होते हैं और OX के पैरेलल होते हैं, तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है, ये सही है। एकाधिकार में कीमत विभेद मिलता है और पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं होती हैं, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में RBI द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। भारत में जो नोट जारी करने का अधिकार है वो RBI के पास है, लेकिन जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो जो आंसर होगा वो सही होगा कि भारत में RBI द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो फॉल्स है, जबकि जो नोट है वो RBI द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि जो सिक्के हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीमांत बजट प्रवृत्ति, जिसको MPS बोलते हैं, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का योग 1 होता है, बिल्कुल सही है। MPC प्लस MPS है वो इक्वल 1 के होते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो योग होता है वो 1 के बराबर होते हैं।
लास्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष व्यापार शेष से विस्तृत धारणा है, ये बिल्कुल सही है। व्यापार शेष है वो एक संकुचित धारणा है, जबकि जो भुगतान शेष है वो एक विस्तृत धारणा है। अब हम सेट डी को करेंगे। सेट डी, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, व्यापार चक्र, मांग का सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तो जो आंसर होगा वो ग होगा। ग्रिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, ओ एक्स के समानांतर, ओ वाई के समानांतर। तो ग्रिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इसलिए मांग वक्र का जो ढलान होता है वो धनात्मक होता है। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एमसी वक्र एसी वक्र को उस स्थिति पर काटता है जब ऑप्शन है एसी वक्र नीचे की ओर गिर रहा होता है, एसी वक्र ऊपर की ओर गिर रहा होता है, एसी वक्र न्यूनतम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो एमसी वक्र है वो एसी वक्र को उसके न्यूनतम पॉइंट पर कट करता है। तो जो आंसर होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर होता है। अब भी हमने करा था जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नततर होता है। तो जो आंसर होगा वो ख होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति तब होती है जब एम सी इक्वल है टी आर के, एम सी इक्वल है एम आर के, एम सी इक्वल है टी सी के, ए सी इक्वल है ए आर के। तो संतुलन की सिचुएशन में होता है कि जो ए सी है वो ए आर के इक्वल हो। पूर्ण प्रतियोगिता के में संतुलन में फर्म उस समय होती है जब एम सी वक्र एम आर के बराबर हो और एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से कट करे। फर्म के संतुलन की दो सिचुएशन है। पहली शर्त होती है एम सी वक्र होना चाहिए एम आर के बराबर, और दूसरा है जो एम सी वक्र की स्लोप है वो एम आर से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी जो एम सी वक्र है वो एम आर वक्र को नीचे से कट करे। तो जो आंसर होगा वो ख होगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में होती है? आय विधि में, व्यय विधि में, उत्पाद विधि में, उपरोक्त सभी में। तो दोहरी गणना की समस्या उत्पाद विधि में होती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? कई बार रिपीट हो चुका है। तो भारत में जो 1 रुपये का नोट है वो भारत सरकार द्वारा जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, MPC है वो 0.5 है, तो गुणक का मूल्य कितना होगा? तो जो गुणक का मूल्य होता है वो होता है 1/1 माइनस MPC। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/1 माइनस 0.5, तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 होगा, और पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 5 दूनी 10। तो जो आंसर होगा वो 2 होगा। ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत बताने हैं। पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, ये फॉल्स है। स्टॉक पूर्ति से अधिक हो सकता है लेकिन पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती। गिरफिन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है, ये ट्रू है। तटस्थ वक्र उपयोगिता समान रहती है, बिल्कुल सही है। तटस्थ वक्र पर जो उपयोगिता मिलती है दो वस्तुओं से वो समान होती है, इसलिए जो उपभोक्ता है वो तटस्थ होता है क्योंकि उसे जो उपयोगिता मिलती है वो समान मिलती है। तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ये बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 13, गुणक का मूल्य 1/1 माइनस MPS होता है, ये रोंग है। गुणक का मूल्य होता है 1/1 माइनस MPC, अभी हमने किया भी था। क्वेश्चन नंबर 14, वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय में शामिल होती है, फॉल्स है। वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय में शामिल नहीं होती है क्योंकि ये एक तरफा भुगतान है। क्वेश्चन नंबर 15, सकल निवेश है शुद्ध निवेश प्लस मूल्य राशि, ये ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन, व्यापार शेष भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो भुगतान शेष है वो व्यापार शेष से विस्तृत धारणा है। व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक अंग है। आज के इस लेक्चर में हमने 2017 में जो क्वेश्चन पेपर आया था इकोनॉमिक्स का वो सोल्व किया है। हमने एक पूरी सीरीज करी है जिसमें हम सभी सालों के जो ओल्ड पेपर हैं उनको कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।